बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, माला माल कर दिया। कभी 100 रुपए के लिए तरसती थी, कभी पति के सामने पल पल हाथ फैलाती थी। आज बदलाव ये है, हस्बैंड का एटीएम अलग है और मेरा एटीएम अलग है। लेकिन एक चीज है, मेरे सपने हैं, मेरी पंख है, मुझे तो उड़ान भरनी है। और कहते हैं कि सपने हैं तो आप जिंदा हो, और यदि सपने नहीं हो तो फिर शमशान घाट तो है ही है। अरे हम तो भगवान को भी जन्म देने की ताकत रखते हैं, तो क्या हम अपनी गरीबी से नहीं लड़ सकते? तो महिला आपके सामने जो बोल रही है ना, जो इतना दहाड़ रही है ना सर, इसे जीवन भर बोला गया चुप 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 चुप। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। नाम लक्ष्मी धनराज प्रधान, मध्य प्रदेश जबलपुर की मैं रहने वाली हूँ। मेरा निक नेम, घर का नाम मुझे भावना बोलते हैं, लेकिन आईडी जो मेरी आरसीएम की में है वो लक्ष्मी प्रधान के नाम से है। पढ़ाई पूरी लक्ष्मी के नाम से मेरी हुई है, और घर में मुझे भावना बोला जाता है, तो भावना नाम से भी काफी मुझे लोग जानते हैं। मेरी एज की मैं बात करूं तो एज तो मैं नहीं बताऊंगी, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी अपने बचपन की कुछ स्टोरी। मैं जिस जगह रहती हूँ, मध्य प्रदेश संस्कार धानी जबलपुर, जिसे माँ नर्मदा जी का हृदय स्थल बोला जाता है, जबलपुर की मैं रहने वाली हूँ। और जबलपुर में जो मेरा निवास है वो 4 साल से हो रहा है। उससे पहले यही जबलपुर से दूर 30 किलोमीटर दूर एक प्यारा सा तहसील पनांगर है, जहाँ का मेरा मायका है, और वहां पर मेरा जन्म हुआ। जन्म मेरा हुआ 4 अप्रैल 1986 का मेरा जन्म है। और वहां पर जिस घर में मैं बड़ी पली बड़ी, उस घर में यदि मैं घर के बैकग्राउंड की बात करूं तो शायद ही मेरे जैसे गरीबी किसी ने देखा होगा। मैं अपने पिताजी की चौथे नंबर की बेटी, हम 5 बहन एक भाई हैं। पिताजी मेरे जो है पहले जब मैं 8th क्लास में थी तब तक तो मेरे पिताजी ने सरकार प्राइवेट जॉब किया, और प्राइवेट जॉब किया था। प्राइवेट जॉब से उस समय अच्छी खासी इनकम आती थी, जिससे हमारा घर अच्छे से चलता था। और स्वभाव की बात करूं तो मेरा स्वभाव तो ऐसा था सर कि यदि कोई सामने आ जाता था तो मैं बोल नहीं पाती थी। मैं कोई भी मेहमान भी आता था तो मेरा नेचर ऐसा था, मैं ऐसे मतलब एकदम चुप चुप रहती थी कि यदि कोई आता था ना तो पर्दे के पीछे से झांक कर देखती थी। और कोई यदि मेरे से नमस्ते करता था या बात भी करता था, तो ये जो महिला आपके सामने बात कर रही है ना तेज आवाज से, ये महिला बोल नहीं पाती थी। इसके होंठ कांपते थे बात करने में, क्योंकि मेरे को ऐसा ही माहौल मिला। हर जगह चुप चुप चुप, कम बोलो, चुप रहो, वहां जाओगे चुप रहना, साथ में चलो एकदम चुप रहना, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो ज्यादा पचड़ पचड़ नहीं करना, चुप रहना। हर समय केवल एक ही शब्द मुझे बचपन में सुनाई दिया, चुप चुप चुप, और मेरे स्वभाव में आ गया चुप रहना है। जब मेरी चुप्पी कब खुली, जब मैं चुप तो रहती थी लेकिन ये जो माइंड है ना सर, ये बहुत एक्टिव रहता था। और कहती है जो जितना शांत रहता है ना वो सोचता बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं मैं सोचा बहुत करती थी। जब मैं 8th क्लास पर पहुंची पढ़ने में, ईश्वर की कृपा से मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी चली। 8वीं तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे पिताजी की जॉब छूट गई, और आप समझ सकते हैं जिस पिता की 5 लड़की और 1 लड़का हो, और साथ में एक माँ हो, पत्नी हो, इतनी बड़ी फैमिली जो बराबरी की हो रही हो बेटियां, उस पिताजी को रात में नींद भी गायब हो जाती है, और इनकम नहीं। तो मेरे पिताजी बहुत टेंशन में रहने लगे थे। मैंने काफी संघर्ष करते हुए मैंने अपने पिताजी को देखा, और वहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई कि संघर्ष होता क्या है। मैं शुरू से ही ये समझती थी कि शायद हो सकता है कि ईश्वर चुन के पैदा करता हो कि गरीब इनको बनाना है, अमीर इनको बनाना है, और शायद हमारे पिताजी के नसीब में गरीबी ही होगी। और हम देखा करते थे दोनों टाइम सुबह शाम मेरे पिताजी बहुत विचार करते थे कि कैसे इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो मैं हमेशा चुप तो रहती थी, लेकिन एक समय जब मैंने अपने पिताजी को बहुत ज्यादा निराश देखा, मैं अपने पिताजी के बहुत टच में थी और बहुत ज्यादा एक फ्रेंड की तरह थी मैं अपने पापा के। तो मैंने पापा जी से पूछा कि पापा जी आप जॉब क्यों नहीं जाते हो? मम्मी को बहुत दिन हो गए हैं, मम्मी जो है टिफिन आपका तैयार नहीं करती, आप जाते नहीं हो। तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, और मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा वो जो ड्यूटी में करता था वो मेरी बंद हो गई है, और अब मुझे कोई और व्यापार ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा पिताजी कौन सा व्यापार करेंगे, उसके लिए तो पूंजी चाहिए।
तो मेरे अंदर इतने विचार चलते थे, लेकिन हमेशा बचपन से बोला गया था चुप रहो चुप रहो चुप रहो। लेकिन पिताजी की तकलीफें ऐसी थी कि मैं चुप नहीं बैठी, और मैंने पूछा पापा से कि पापा जी कौन सा व्यापार करना चाहिए? तो बोला बेटा ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें पैसा नहीं लगता है, हम तलाशते हैं, जो भी व्यापार होगा वो मैं उसे करूंगा। मेरे पिताजी एक पेंटर थे, तो मेरे पिताजी पेंटर थे। कहते हैं कि जब ईश्वर किसी को तकलीफ देता है ना, तो कुछ गॉड गिफ्ट कलाएं भी देता है। मेरे पिताजी के अंदर बहुत सारी कलाएं थी मेरे, और कहीं ना कहीं वो कलाएं मेरे अंदर भी थी। मैंने कभी भी मेहंदी कोर्स नहीं किया, मैंने कभी डांस क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, मैंने कभी भी आर्ट सीखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलोनी में, मोहल्ले में अपनी कुछ चीजें बनाती थी, लोगों को पसंद आता था, तो मैं उसे पैसे में बेचना शुरू की। जब मैं 8th क्लास में थी साथियों, तो मेरे अंदर एक चीज आ गई। मेरे पिताजी तो बेरोजगार हो गए। फैमिली में, रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने मजाक भी उड़ाया कि अब ये क्या करेंगे, इतनी सारी बेटियों को क्यों जन्म देना था, और बहुत तरह तरह से कोसा जाता था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मदद करने के लिए कोई नहीं आगे आएगा, क्यों ना प्रयास किया जाए। तो मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे कि कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे बैठना नहीं है। तो मैंने बोला पिताजी मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पापा के बहुत करीब थी और मैं पापा जी से हर चीज डिस्कस करती थी। मैंने पापा जी से बोला पापा जी मुझे कुछ करना है। तो पापा ने बोला अभी आपकी पढ़ाई है और आप कुछ करने की सोच रहे हो, आप क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा पापा मुझे जॉब करनी है। तो पापा ने बोला बेटा पढ़ाई कंप्लीट करो, यदि आपने 10th क्लास में अच्छे नंबर ला दिए तो फिर हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हम आपको जरूर जॉब दिलाएंगे। लेकिन तब तक यदि तुम कुछ कर सकती हो भावना, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। साथियों मैंने पढ़ाई पर ध्यान लगाया। मैंने अपने पिताजी से वादा किया कि पापा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन तक करने के पैसे नहीं थे। पढ़ने के इतने अंदर भाव थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे लायक बनना है, मुझे नालायक नहीं बनना, मुझे लायक औलाद बनना है। मैं बेटी हूं तो क्या हुआ, मेरे से छोटा भाई है, अभी वो काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को ये ऑटो सजेशन देने लगी थी बचपन से कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे मेरे पिताजी की हेल्प करना है। मैंने अपनी 10th क्लास तक पढ़ाई की, और 10th क्लास में ईश्वर ने मेरा ऐसे साथ दिया कि 10th क्लास में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, और वहां पर उस समय जो रिजल्ट आया था 10th क्लास में 35 बच्चों में से एक ही लड़की थी जो पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी और एक ही पास हुई थी, वो है भावना। और जब मेरा रिजल्ट पेपर में आया और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मैं जब पढ़ती थी ना सर, तो उस समय लाइट भी नहीं रहती थी, क्योंकि बिजली का बिल नहीं चुका पाते थे, तो कटौती होती थी हमारे घर में। तो हम मोमबत्ती लेकर, आंगन बहुत बड़ा था, आंगन में टहलते टहलते अपनी मैंने पढ़ाई करी। एक ही चीज दिमाग में थी कि मुझे मेरे पिताजी ने बोला है कि बेटा तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुमको जरूर जॉब करने के लिए मैं आपको यस बोलूंगा। तो मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। जब मैंने पढ़ाई को कंप्लीट किया 10वीं क्लास, उसके बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि जब वो क्लास मैं जब फर्स्ट आना, वहीं से मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी, और वहां जब प्रिंसिपल मैम को पता चला कि केवल पनागर में सेंट मेरी स्कूल में ही केवल एक ही बच्ची की वजह से स्कूल का नाम रोशन हुआ है, क्यों ना उस बच्ची के घर में जाके मिला जाए। जब मेरे यहाँ पेपर भी नहीं आता था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी प्रिंसिपल मैम शालिनी थियोफिलेस, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और वो जब मेरे घर पहुंची तो मैं पिताजी की हेल्प करा रही थी। और बताओ मेरे पिताजी ने कौन सा व्यापार शुरू किया था? मेरे पिताजी ने 5 रुपए किलो आटा लाकर अगरबत्ती बनाने का व्यापार शुरू किया था। आज हमारा छोटा सा परिवार जो पला है ना, वो अगरबत्ती बनाकर पला है। आज हम लोग 4-5 लोग मिलकर पर डे का 5 किलो अगरबत्ती बनाते थे, तो 5 किलो अगरबत्ती की पर डे की इनकम साथियों 25 रुपए थी, जिससे मेरा परिवार चला। उसके बाद बहुत सारे चीजें हम लोगों ने किया, छोटा सा व्यापार डाला, छोटी छोटी पूंजी लगाकर उसी अगरबत्तियों में सेंड करना शुरू किया, पैकिंग करना शुरू किया, घर घर जाकर मॉल। मैंने बेचना तो बचपन से ही सीख लिया था, बेचना कैसे जाता है, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है, वो मैंने बचपन से ही सीख लिया था। आज मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोग 8वीं-9वीं क्लास में, बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं, वो खेलती हैं, कूदती हैं, डांस करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग पढ़ती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। वो सारी चीजें मेरी लाइफ में नहीं थी। यदि मुझे कभी कपड़ा भी लेना होता था ना, तो मुझे 250 रुपए भी बड़ा महंगा लगता था।
मैं 10th क्लास तक तो मैं आज यहाँ पर यदि स्टोरी बताने का मौका मिला तो बताऊं, 500 रुपए से ज्यादा के कपड़े 10th से 12th क्लास तक मैंने कभी नहीं पहने। क्यों? क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज होती है ना, जहाँ पर जो खाने के लिए जोड़ा जाता है, पहनने के लिए तो दूर की बात है, तन ढक जाए बहुत बड़ी बात है। तो वो सारी चीजें चलती थी। जब मैडम मेरे घर पहुंची और उन्होंने बोला कि दिनेश जी आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम करते हो, उन्होंने देखा कि यार ये छोटे से व्यापार से ये पूरे परिवार को पाल रहे हैं और उनकी बच्ची ने आज इतना बड़ा नाम रोशन किया, उन्हें पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है? आप भावना ने बोला क्या? लक्ष्मी बोलती थी। बोला आज लक्ष्मी की वजह से सेंट मेरी स्कूल का नाम रोशन हुआ है और आज हम मिठाई लेकर आपको बधाई देने के लिए आए हैं। साथियों, वही मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और मेरे पिताजी ने मुझे गले लगाया और मेरे पिताजी ने बोला कि ये मेरा बेटा है। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये जो सोचती है, ये जो बोलती है, ये करके दिखाएगी। और वहीं से मेरे पंखों में उड़ान भरा और मेरे पिताजी ने मेरे से कहा, बेटा आगे क्या करना है, जो भी करोगी उसमें मैं आपका साथ दूंगा। मैंने कहा पिताजी मुझे नौकरी करना है। लेकिन बोला बेटा 10th क्लास के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी? मैंने कहा आगे तो फीस भी जमा करने के लिए पैसे नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम से मैंने कहा मैम मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बोला क्या करोगे? मैंने कहा मैं शोरूम में जाकर सामान को बेचने में हेल्प कराऊंगी, कपड़े की दुकान में मैं वहां पर हेल्पर की तरह काम करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरे पिताजी की मदद करनी है। एक ही चीज दिमाग में थी। फिर वहां उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि क्यों ना यदि तुम बाहर 8 घंटे काम करोगे, जहां पर तुमको 300 रुपए महीना मिलेगा, वो 300 रुपए महीना मैं आपको दूंगी, आप मेरे स्कूल में KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाओ। वो भी उनका जो ऑफर था मैंने स्वीकार किया, क्योंकि प्रिंसिपल मैम की बातें मैं टाल नहीं सकती थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ी वहीं पर नेक्स्ट ईयर मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तभी मैं समझ गई कि हे ईश्वर, तू दुख तकलीफ तो देता है लेकिन तू रास्ते भी निकालता है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी, जिस स्कूल में मैं पास हुई, उसकी वजह से आज मुझे 300 रुपए महीने की नौकरी मिली। ये नौकरी मैं करूंगी। वहां पर भी नौकरी करी, वहां भी मेरे पास संघर्ष आए, क्योंकि वहां के कुछ पेरेंट्स जो है विरोध करने लगे कि जिस स्कूल से पढ़ी लड़की निकली उसी को टीचर रख ली, इस स्कूल में हमें बच्चे को नहीं पढ़ाना है। स्वाभाविक है, ये बात आती है दिमाग में। उसके बाद वहां से मैंने स्कूल छोड़ा, लेकिन शालिनी मैडम ने, मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कभी कोई तो शिल्पकार आता है जीवन में जो आपको तराशता है। मेरी शिल्पकार मेरी मैडम थी जो मेरे जीवन पर आई, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम डांस अच्छा करती हो, तुमको स्कूल में एनुअल प्रोग्राम की तैयारी कराना है, तुमको उसकी फीस दी जाएगी। तो मेहंदी लगाती हो तो तुमको हम मेहंदी का ऑर्डर दिलाएंगे। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और मैं जो कमाती थी उससे मैं जो भी व्यापार मेरे पिताजी ने शुरू किया था उस पर मैं हेल्प कराती थी। और उसके बाद जब मैं और भी स्कूलों में ऑफर गया तो वहां पर मुझे RCM बिजनेस मिला। मुझे एक कालीकोट वाले अपलाइन, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी स्कूल मैंने चेंज किया। जो स्कूल चेंज किया तो इनकम बढ़ी, 300 रुपए से 400 रुपए मुझे मिला। वहां पर मुझे एक ऐसी महिला जिसका मैं नाम भी लेना चाहूंगी, विनीता पटेल, जिसकी वजह से मुझे RCM बिजनेस मिला। और आज वो इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन कहते हैं जिसके माध्यम से मिलता है वो भगवान से कम नहीं होता जब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मुझे वो मिली और उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस है जिसे तुम टीचिंग के साथ साथ कर सकती हो। तो मेरे अंदर तो एक ही तड़प थी, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मैंने उस ऑफर को स्वीकार किया। मैं मेरे पिताजी मिलकर जो जबलपुर में गुलजार होटल में प्रोग्राम हम अटेंड करने गए। वहां पर मेरी किस्मत तो देखिए, मेरा पहला जो प्रोग्राम था मेरी लाइफ का, आदरणीय भीष्म पितामह BC छावड़ा जी का था। एक बार BC छावड़ा सर के लिए जोरदार तालियां। उनके प्रोग्राम को अटेंड करने जब मैं गई तो उसमें भी बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी बताऊंगी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 30 मिनट में मैं ऐसी बातें करना चाहती हूँ शॉर्ट में, जिससे आप लोगों को एक प्रेरणा मिले, जिससे जो नई महिलाएं जुड़ी है ना उनको लगे कि RCM कैसे जीवन को बदलता है। वहां से मेरी RCM की शुरुआत हुई, हमने लगातार शुरुआत किया। वहां से जो है फिर मेरे पास शादी का ऑफर आया प्रधान जी के माध्यम से। प्रधान जी से मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद जब हम 1 से 2 हो गए तो वहां पर फिर मुझे लगा कि अब 1 से बढ़कर 2 हो गए हैं तो बहुत बड़ा काम हम करेंगे। जब हमारी मैरिज हुई 24 जनवरी 2010 पर, तो वहां पर जब हमारी शादी हुई तो हम लोगों ने बोला कि चलिए अब 1 से 2 हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग RCM करेंगे। सर हमारे जॉब करते थे तो जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर कुंडम वहां पर रहते थे। तो वहां पर जब हमने RCM की शुरुआत करी
साथियों आपको बताऊं, फिर सबसे बड़ा झटका ये लगा कि आरसीएम कंपनी बंद हो गई थी। जब आरसीएम कंपनी बंद हो गई तो वहीं फिर मुझे लगा कि शायद लगता है कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। हम सच्चे बिजनेस पर काम करते हैं, हम एक ऐसे मिशन पर काम करते हैं जो वाकई में लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। कुछ समय बाद जानकारी लगी, आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ, हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार हम फेल हुए, कई बार हम यहाँ के वहां हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो बीसी छाबड़ा जी के मंच से मैंने उनके मुंह से सुना था, वो लाइन आज मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने एक बात कही थी कि चिंता मत करना, जो इनकार करते हैं आगे बढ़ते रहना, जो रास्ते पर लोग आपका इंतजार करते हैं। और वही लाइन आज भी जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, मेरे लिए वही लाइन काम आती है कि चिंता मत करना, जो इनकार करते हैं। साथियों, आरसीएम की शुरुआत हमने अच्छे तरीके से, देखिए पहले से ही हम जानते थे, लेकिन शुरुआत हमने किया है अच्छे तरीके से सन 2018 में। सन 2018 में जब हमने आरसीएम को साइन अप किया तो एक और घटना हमारे सामने आई। वो घटना ये थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, वो किसी मीटिंग में ही आ रहे थे, काउंसलिंग मीटिंग में, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका एक पैर ऊपर तक, मतलब घुटने के ऊपर तक एकदम फट चुका था, फ्रैक्चर हो चुका था। उस समय की स्थिति की बात करूं तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम गांव में रहते थे, किराए से रहते थे, और उस समय मेरे बच्चे भी हो गए थे। बेटा मेरा मात्र 1.5 साल का था, बेटी मेरी लगभग वो 3 साढ़े 3 साल की थी। और जब सर का एक एक्सीडेंट हुआ तो उस समय जो है पता चला मुझे कि परिवार, रिश्तेदार क्या होता है। उस समय जब मुझे लोगों की जरूरत थी, जो घटना घटी, बहुत सारे लोग आरसीएम फैमिली के तो मेरे साथ थे, लेकिन मेरे साथ मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आपके अच्छे दिन आते हैं तो आपके साथ होते हैं, और बुरे दिन आते हैं तो आपसे दूरियां बनाते हैं। वो सारा पल था, बहुत सारी कहानी है उसके पीछे भी। जब सर की एक ऐसी घटना घटी और आरसीएम बिजनेस बंद होने के बाद जब स्टार्ट हुआ ना, तो मैं आरसीएम के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। सब मुझे हमेशा समझाते थे कि भावना टेंशन नहीं लेना है, आज हमारे पास नौकरी है, धीरे धीरे आरसीएम करेंगे। लेकिन एक चीज मेरे अंदर जो थी बचपन से, वो थी पैसा कमाना, अपने बलबूते काम करना। लेकिन साथियों, जब मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करी तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मेरे से माना, हर व्यक्ति मेरे से जोड़ने की कोशिश किया। हमारी जो जर्नी है ना, हमारे अपलाइन को पता है कितने बार लुढ़के, कितने बार गिरे, कितने बार खड़े हुए, लेकिन एक बात तो तय है कि जब संघर्ष होता है तो आप अकेले होते हो, लेकिन जिस दिन सफलता आती है ना, पूरी दुनिया आपके साथ होती है। वो चीज मेरे साथ हुई। हमने हार नहीं मानी, हमने बिल्कुल भी हम घबराए नहीं। हमें केवल एक ही चीज याद थी, यदि आपके सपने हैं, यदि आपके कुछ सपने हैं, और यदि कोई आपके पुण्य कर्म है, तो ये जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। आज हमारे पति पत्नी की आरसीएम की जर्नी साइकिल से शुरू हुई थी, आज हमारे पास कार है, आज हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आज हमारे गांव में भी एक झोपड़ी है, लेकिन आज उस झोपड़ी को भी महल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे पास कार है, लेकिन वो मेरी ड्रीम कार नहीं है। आज 2025 को 15 लाख की कार, मेरी ड्रीम कार आएगी 2025 को। आज बचपन से सोचा करती थी कि गरीबी पैदा हुआ है, मतलब गरीब पैदा हो गए हैं तो क्या गरीब होते ही मर जाएंगे। लेकिन पुस्तकों से प्यार था, मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई डायरी आज भी मैं अपने पास रखती हूँ, उनके लिखे हुए शब्द आज भी मैं अपने पास रखती हूँ, और वो कई मीटिंग में मेरे काम आते हैं। और कहते हैं कि जब माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई भी बला आपको छू नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे, बेटा कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए, एक दिन ऐसा आएगा कि खुद धनी हो जाए। वहां से मेरे अंदर का लीडर जागता है, वहां से मेरे अंदर एक ताकत आती है कि यस, कुछ भी हो जाए, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ और मैं करके बताऊंगी। लेकिन कर सकती हूँ और करके बताने के पहले का जो पड़ाव है ना सर, कठिन होता है। पता है क्या होगा, मेरे सामने क्या बातें आती थी। आज भी बहुत सारे रिश्तेदार मोबाइल में पता है क्या नाम लिखते हैं, सरोजनी मैम, वो लिखते हैं आरसीएम। जब भी फोन करो ना, और आरसीएम कैसा चल रहा है, वो लोग मेरा नाम ही नहीं लेते, बोलते आरसीएम, आरसीएम आ रही है, आरसीएम जा रही है। त्योहारों में अपनी आरसीएम की मिठाई लेकर जाती है तो भी लोग चीटिंग करते हैं,
अरे पक्का पक्का मिठाई मत दिखाओ, सोन पापड़ी ही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आरसीएम की है क्या? अच्छा लाली तो बहुत अच्छी लग रही है, आरसीएम की है क्या? हर चीज में आरसीएम। मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसे शानदार ब्रांड के नाम से जुड़ी हूँ जहां पर मुझे यदि आरसीएम बोला जाता ना, मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं आती, मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती है कि मैं आम नहीं हूँ, मैं खास बन चुकी हूँ। और आरसीएम बिजनेस आम लोगों के लिए तो है ही नहीं, खास लोगों के लिए है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज 1 PM जे आरसीएम के प्लेटफॉर्म में जितनी भी महिलाएं हैं ना, जो मुझे सुन पा रही हो, आप आम नहीं हो। आम चूस के फेंकने के काम आता है, आप खास हो। यदि आज आप हिंदुस्तान के पूरे भारत की आबादी की बात करूं ना, 50% ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी अपने जीवन को कोस रही हैं, जो आज भी बोलती हैं कि हे भगवान, मुझे तो ऐसा कोई मौका दे जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं। क्या मैं हाउस वाइफ ही हमेशा रही आऊंगी? नहीं, उनके पास मौका आता, उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। साथियों, संघर्ष की कहानी यदि एक एक लाइन में बताऊं ना साथियों, बहुत खतरनाक है, लेकिन टाइम को देखते हुए शॉर्ट में बताऊंगी। और एक ही चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी, आज भी आप गरीब हो तो आप खुद की वजह हो, आप अमीर हो तो आप खुद की वजह से। आज जब आपके पास पैसे होंगे ना, एक मैसेज है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, हमेशा इस मैसेज को जरूर दोहराना, और ये मैसेज में 100% सच्चाई हो तो हैंडल जरूर करिएगा, कि जब पास में होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे। जब पास में होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे, और जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछने आएगा आपका हाल। अरे जब वक्त मेरा बदला तो देखकर लोग हैरान हो गए, ऐसा लगा मानो नीम के पेड़ में आम उग गए। कहने का मतलब ये है कि आप धैर्य रखिए, आप विश्वास करिए अपने आप पर, अपने परमात्मा पर, अपने पति पर, अपने परिवार के सहयोग पर विश्वास करिए। और एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं सरोजनी मैम, मैं नहीं कर सकती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मैं अच्छी बात नहीं कर सकती, मैं टाइम नहीं निकाल पाती, घर के लोग मेरे चीटिंग करते हैं, घर के लोग मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, घर के लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, नमक मिर्ची हल्दी धनिया बेचोगे, क्या कर लोगे इससे। मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके काम में विरोध नहीं आ रहा है ना, तो वहां पर डाउट करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं जिस काम को करने के बाद आपके पास विरोध आए, आपके फैमिली से विरोध आए, आपके समाज से विरोध आए, आपके रिश्तेदार आपकी चीटिंग करें, वही समझ जाना और अपने कंधे पर ऐसे हाथ रख के बोलना शाबाश, सही लाइन पर हो, सही काम कर रही हो। और ये चीज मेरे पास इस बिजनेस में आई। आज भी मेरी लोग चीटिंग करते हैं, आज भी लोग मेरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज है, मेरे सपने हैं, मेरे पंख है, मुझे तो उड़ान भरनी है। और कहते हैं कि सपने हैं तो आप जिंदा हो, और यदि सपने नहीं हो तो फिर शमशान घाट तो है ही है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सपनों को जिंदा रखना है। आज ये 1 PM जे आरसीएम क्या है, ये प्लेटफॉर्म आज हम महिलाओं के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना। आप ये बताइए, आप रसोई में कितना ही अच्छा खाना बना लो, कोई तारीफ करेगा? चलो ठीक है, तारीफ कर भी देगा, तो क्या आपको उस काम से इनकम आएगी? कभी नहीं आएगी। और मैंने तो कल्याणी मैम की वीडियो में सुना था कि जिस काम को करने से इनकम नहीं आती ना, वो काम नहीं होता, और जिस काम को करने से इनकम आए वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम बिजनेस करती हूँ, मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ में काम करती हूँ जहां मुझे मान मिल रहा, सम्मान मिल रहा, पहचान मिल रही। कभी 100 रुपए के लिए तरसती थी, कभी 300 रुपए की नौकरी करती थी, कभी पति के सामने हाथ फैलाती थी, 10 रुपए की मांगती थी कि बिंदी खत्म हो गई, 20 रुपए मांगती थी सर त्योहार आ रहा है चूड़ी चाहिए। आज हमेशा जीवन भर करीबन लाइफ के 24 साल 25 साल तक मैं ल्योता बनी रही, लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम करी, आज मैं देवता बन गई। देवता मतलब लेने वाली और देवता मतलब देने वाली। आप क्या बनना चाहते हो? जीवन मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है। परमात्मा ने हम महिलाओं को पता है इतना सॉफ्ट क्यों बनाया, इतना कोमल क्यों बनाया? कोमल बाहर से बनाया, लेकिन अंदर से हम लोग उतने ही मजबूत हैं। लेकिन वो मजबूती हमें खुद तराशना है, वो मजबूती हमें खुद पहचानना है। अरे हम तो भगवान को भी जन्म देने की ताकत रखते हैं, तो क्या हम अपनी गरीबी से नहीं लड़ सकते? भगवान को भी किसी ने जन्म दिया, वो भी एक नारी थी। आप समझ जाइए नारी में कितनी ताकत होती है। नारी बेचारी नहीं है, नारी व्यापारी है। मैं जब भीलवाड़ा गई थी, टीसी जी के सामने मुझे गाना गाने का मौका मिला था, वो गाना हो सके तो मैं यहाँ भी सुनाऊंगी। और वो गाना मैंने खुद लिखा है, अपनी ही स्टोरी को जोड़कर लिखा है।
और वो गाना मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। टीसी छाबड़ा जी ने, डीसी छाबड़ा जी ने उपकार कर दिया, चमत्कार कर दिया। हम बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, रोजगार दे दिया। बैठे थे बड़ी आशा में कोई व्यापार करे, घर की जवाबदारियों से कैसे विचार करें। कि सोल प्रोडक्ट को लाकर, कि सोल प्रोडक्ट को लाकर घर बैठे व्यापार दे दिया, उपकार कर दिया। हम बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, माला माल कर दिया। कहते हैं जग में आज भी नारी है बेचारी, कहते हैं जग में आज भी नारी है बेचारी। बताना है अब बेचारी नहीं, हम है व्यापारी। वन पीएम जय आरसीएम, वन पीएम जय आरसीएम का ये प्लेटफॉर्म दे दिया, उपकार कर दिया। हम बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, माला माल कर दिया। जय आरसीएम तेरी जय आरसीएम। तो साथियों, वक्त है बदलाव का, वक्त है खड़े होने का, वक्त है दौड़ने का, वक्त है कोसो मत अपने आप को, आगे बढ़ो। समस्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चैलेंज आएंगे, चैलेंज आ रहे हैं तो लाइफ भी चेंज होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ नहीं करना है, यदि आपकी लाइफ में अभाव है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में भी प्रभाव आएगा। इसलिए डरने की बात नहीं है, खुलकर अपनी बात रखिए, विश्वास करिए। आज मैं गर्व से कहती हूँ, मेरी अपलाइन ने बोला था कि आरसीएम मेरा एक बेटा है, मैं भी गर्व से कहती हूँ कि ये आरसीएम भी मेरा बेटा है। 2 बच्चे हैं, जो हो सकता है कि वक्त समय बदलते मुझे छोड़कर चले जाए, लेकिन ये आरसीएम को मैं 18 साल तक पाल लूंगी सर, तो ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाए। जो महिला आपके सामने जो बोल रही है ना, जो इतना दहाड़ रही है ना सर, इसे जीवन भर बोला गया चुप 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 चुप। चुप रहने से हम अपनी क्षमताओं को भूल गए थे, लेकिन माहौल मिला, और माहौल मिलता है ना सर, तो आपके अंदर के वो जो परमात्मा ने हमारे अंदर क्वालिटीज भेजी थी ना, वो निखर के आती है। आज ये दुनिया में बहुत सारे कंपनी होंगी, लेकिन आरसीएम को हम इसलिए पूजते हैं। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे हस्बैंड को, जो रात दिन मुझे सपोर्ट करते हैं। भगवान से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही हस्बैंड सबको मिले, जो सपोर्ट करें, जो हमेशा बोले कि तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। आज मैं इस घर से बात कर रही हूँ, मेरे बच्चों को लेकर वो बाहर कार में घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब न करें। आज जो समय मैंने अपने बेटे का बचपन नहीं देखा सर, मेरा बेटा कैसे चला, मेरा बेटे ने कैसे खाना सीखा, मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे आरसीएम करना था। लेकिन आज जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने संघर्ष किया, आज मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आज जो समय था कि मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना था, आज वो सब चीजें मैं उनको नहीं दे पाई, क्योंकि मैं मुझे बाहर रहना पड़ता था। आज मैं बच्चे को रोते छोड़कर जाती थी, इसलिए कि जीवन भर उनको रोना ना पड़े। संघर्ष तो सर जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, संघर्ष तो तभी खत्म होगा जब आप शमशान में लेट जाएंगे, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, समझ जाइए कि आपका संघर्ष जारी है। तो चिंता नहीं करने का, ईश्वर ने, हम सब लकी है कि ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिला है। आज आरसीएम बिजनेस 8वीं अजूबे से कम नहीं है। आज आरसीएम बिजनेस में न जाने कितनी महिलाओं को, कितनी बेचारियों को व्यापारी बना दिया है। तो आप आइए, इस वन पीएम जय आरसीएम में लेकर आइए हर महिला को, और आपको भी ऐसा मौका मिलेगा। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताइएगा। कभी 100 रुपए के लिए तरसती थी, कभी पति के सामने पल पल हाथ फैलाती थी। आज बदलाव ये है, हस्बैंड का एटीएम अलग है और मेरा एटीएम अलग है। तो किसी ने सही कहा है कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इसलिए चिंता मत करिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए, लिखिए अपनी कहानी,
क्योंकि हम नारी अब बेचारी नहीं है, अब हम है व्यापारी। और शायद टाइम काफी हो चुका है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। संघर्ष की कहानी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन टाइम को देखते हुए शॉर्ट में मैंने बताया। एक ही लाइन आखिरी में बोलूंगी कि चिंता मत करना, जो इनकार करते हैं आगे बढ़े रहना, रास्ते पर आपका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपने हैं तो उड़ान भरिए, पंख है तो उड़ान भरिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, गुड आरसीएम।